क्वेश्चन है हमारा, सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला भारत के किस राज्य में पाया जाता है? असम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर में केसर भी पाया जाता है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा असम का चाय और एक असम में बोका चावल पाया जाता है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। जो बोका चावल है ये एक ऐसा विशेष प्रकार का चावल है जिसे खाने से पहले पकाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसे बस पानी में भिगो के रखा जाता है और खा लिया जाता है। इसका हिस्ट्री में भी यूज मिलता है हमें। जब भी मुग़ल के विरुद्ध असम के सिपाही, जिसे अहोम सिपाही कहा जाता है, युद्ध कर रहे थे तो वह युद्ध में बोका चावल का ही प्रयोग किया करते थे। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल हमारा करेक्ट आंसर है। दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है जिसे लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होता है वह लैक्टिक एसिड में यानी लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो जो हमारा शुगर था जिसके कारण दूध मीठा लग रहा था, अब वह हमारा एसिड बन गया और एसिड का नेचर ही खट्टा होता है, इसलिए अब हमें दूध खट्टा लगने लगता है, यानी दही हमें खट्टा लगने लगता है। ऑक्जेलिक एसिड का यूज इंक का दाग, जंग का दाग वगैरह छुड़ाने में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी या फिर जो भी बिच्छू होता है के काटने से जो हमें जलन होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। और हमारा साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, मौसमी हो गया। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, मीथेन, पॉलीएमाइड, एसिटिलीन। तो पॉलीएमाइड हमारा करेक्ट आंसर है। एथिलीन जो होता है इससे हम प्लास्टिक बनाते हैं। एथिलीन के बहुलीकरण से ही हमें प्लास्टिक प्राप्त होता है, जबकि मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, ये ईंधन के रूप में अनेक जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिलीन जो होता है यह हमारा एक जहरीला गैस होता है, युद्ध के समय प्रयोग में लाने वाला एक विशेष प्रकार का हम गैस, इसे ल्यूसाइड गैस, जो युद्ध स्तर में जहरीला गैस के रूप में प्रयोग में आता था, वो हम इसी से बनाते थे, ल्यूसाइड गैस। इसके अलावा एसिटिलीन का यूज हम वेल्डिंग में भी करते हैं, और हम फलों को पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं उससे भी एसिटिलीन गैस निकलता है और वो फलों को पकाता है। तो ये एक जहरीला गैस है, सो इससे पके हुए फल भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। फलों को नेचुरल रूप से पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं, यानी पेड़ पौधे एथिलीन बनाते हैं जिससे फल पकता है। वो नेचुरल तरीका है फलों को पकाने का। ये एथिलीन का फॉर्मूला है, और एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। और ये हमारा एथिलीन है जो कि नेचुरल केमिकल पदार्थ है फलों को पकाने का। किसका प्रयोग निश्चेतक एंथीसिया के रूप में किया जाता है? एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म करेक्ट आंसर है। जब भी हम मीथेन के 3H को क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाता है, यानी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CCl3H। इसका उपयोग सर्जरी के दौरान बेहोश करने में किया जाता था। जो हमारा एसीटोन है इसका फॉर्मूला होता है C3H6O, और एसीटोन का यूज नेल पॉलिश थिनर यानी नेल पॉलिश को पतला करने में और नेल पॉलिश छुड़ाने में, पेंट होता है उसका थिनर यानी दीवारों में किए जाने वाले पेंट को पतला करने में, दीवारों पर तेल का धब्बा छुड़ाने में एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा इथाइल अल्कोहल है इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसे इथेनॉल भी कहते हैं हम। इसका यूज हम एक तो पीने वाले शराब में करते हैं, साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र में भी हमारा इथाइल अल्कोहल यूज होता था, क्योंकि ये बैक्टीरिया एंड फंगस को मारने में कारगर है। यानी इथेनॉल हमारा एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। साथ साथ इसका यूज एंटीसेप्टिक के भी रूप में किया जाता है। इसमें एक टर्म यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है गैसोलीन के बारे में। जो गैसोलीन होता है पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाने पे जो सब्सटेंस बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे गैसोलीन कहते हैं। तो पेट्रोल में हम करीब 75% तक इथेनॉल को मिला सकते हैं, और इस गैसोलीन का यूज एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को हम इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कहते हैं।
तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2025 से 26 तक वह इथेनॉल ब्लेंडिंग 10% तक कर लेगी, जो टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हम 100% पेट्रोल बाहर से ख़रीद रहे थे, अब 100 की जगह सिर्फ 90% ही पेट्रोल बाहर से ख़रीदेंगे और 10% उसमें एथेनॉल मिलाकर यूज करेंगे। और एथेनॉल का प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है, तो इससे फॉरेन रिजर्व काफ़ी बचेगा हमारा। इसके अलावा जो हमारा मिथाइल अल्कोहल है, जो भी शराब पीने से लोगों को मृत्यु होता था तो वो मिथाइल अल्कोहल पीने से ही होता है। इसे हम वुड स्पिरिट या फिर कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि ये वुड के भंजन से, लकड़ियों के भंजन से इसे बनाया जाता है। इसका यूज हम एंटी फ्रीजर के रूप में करते हैं, यानी कि ठंडा के दिनों में कार में जो पानी जम जाता है तो मिथाइल अल्कोहल मिला देने से वो जल्दी नहीं जमेगा, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको घटा देता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा हमारा करेक्ट आंसर। जो हमारा प्रकाश तंतु होता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ये कुछ इस प्रकार का मटेरियल बना होता है। इसके बीच वाले भाग को कोर कहते हैं, और कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू, ये ज़्यादा बढ़ा के रखा जाता है, यानी बीच में सघन माध्यम रखा जाता है जबकि साइड में विरल माध्यम रखा जाता है। तो जब भी हम जानते हैं प्रकाश सघन माध्यम से जब भी विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भागता है, मतलब ये जो नॉर्मल है इससे वो दूर भागेगा। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो वो इस तरह से और दूर भागेगा। एक समय ऐसे आता है कि वो अपने ही मीडियम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड, ऑप्टिकल फाइबर में भी यही होता है, क्योंकि यहाँ पर सघन माध्यम है और यहाँ पर विरल माध्यम होता है। तो जब भी प्रकाश यहाँ से ऊपर की ओर जाता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप मुड़कर नीचे आ जाता है, और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिर से होता है और ये इस प्रकार से आगे बढ़ने लगता है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज जनरली मेडिकल साइंस में एंड कम्युनिकेशन में किया जाता है। कम्युनिकेशन में से इंटरनेट प्रोवाइड करने में किया जाता है, साथ साथ मेडिकल साइंस में शरीर के अंदर के भागों का पिक्चर लेने में इसका ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत पतला होता है। यह हमारे बालों से भी कई गुना ज़्यादा पतला होता है, तो आसानी से इसे शरीर में प्रवेश करवा कर हम शरीर के अंदर के भागों का इमेज ले लेते हैं। लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया? मार्कोनी, हेनरी हर्ट, W.C. रॉन्टजन और न्यूटन। तो हेनरी हर्ट ही करेक्ट आंसर होगा। लघु तरंग यानी शॉर्ट रेडियो वेव का खोज किया। लॉन्ग रेडियो वेव का खोज मार्कोनिक ने किया है। रॉन्टजन ने एक्स किरणों का खोज किया और न्यूटन ने विजुअल लाइट यानी दृश्य प्रकाश का खोज किया है। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं, गामा किरणों का खोज हेनरी बैकरेल ने किया। दृश्य किरण ऑलरेडी न्यूटन बताए गए। पाराबैंगनिक किरण जिसे अल्ट्रा वायलेट रे कहता है, इसका खोज जोहान रिटर ने किया है। रॉन्टजन हो गया, हेनरी हर्ट, मार्कोनिक, ये सारे कंप्लीट हो गए। समीप आती हुई गाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा पिच बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण, आर्कमिडीज प्रभाव के कारण। तो डॉपलर प्रभाव ही करेक्ट आंसर होगा हमारा। इसमें क्या होता है कि सपोज ये एक सोर्स है जहाँ से आवाज़ निकल रहा है और ये एक ऑब्जर्वर है यानी सुनने वाला। अगर ये दोनों रुका हुआ होगा तो यहाँ से निकलने वाले साउंड का कुछ हमें फ्रिक्वेंसी सपोज इस तरह से पता चलेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर ये सोर्स भी इस ओर आने लगे और ये ऑब्जर्वर यानी सुनने वाला भी इस साइड आने लगे तो हमें फ्रीक्वेंसी लगेगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। और जब यही आवाज़ जो निकल रहा था वो इधर जाने लगे और व्यक्ति भी इधर जाने लगे, यानी दोनों के बीच की जो दूरी बढ़ने लगे और इसमें दूरी अगर घटने लगे तो हमारे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और जब दूरी बढ़ने लगता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। दूरी घटने पर फ्रीक्वेंसी घटा हुआ प्रतीत होगा और दूरी बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ये हमारा डॉपलर इफेक्ट है। ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव्स, गामा वेव, परावैगनी। तो माइक्रोवेव ही करेक्ट आंसर है। जो भी ओवन्स होता है उसमें अगर कोई भी फूड रख कर जब गर्म करते हैं तो माइक्रोवेव क्या करता है कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड में,
वो उसको तेज़ी से ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाने लगता है, क्योंकि माइक्रोवेव से जब एनर्जी से प्राप्त होता है तो ये तेज़ी से ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगते हैं। और तो इससे क्या होता है, बगल के वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे बहुत ज़्यादा उष्मा यानी हीट उत्पन्न होता है और हमारा भोजन पक जाता है। तो ये माइक्रोवेव का सिद्धांत था कार्य करने का। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी। तो विटामिन बी करेक्ट आंसर है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं। यदि दोनों जनकों का ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो संतान में भी ओ ही होगा। इसे निकालने का भी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, सो उसे इंडिविजुअल वीडियो में ही बताया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में होती है 150 से 260, 150 से 180, 280 से 310, 320 से 380 मिलीग्राम पर 100 ml। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml। घरों में प्रयोग होने वाला सामान्य होम्योपैथी का खोज किसने किया था? होम्योपैथी मेडिसिन का खोज पूछ रहा है, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड, हनीमैन, कार्ल लैंडसनर एंड रोनाल्ड रॉस। तो बी करेक्ट आंसर है, हनीमैन। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे हृदय का प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट से ये संबंधित थे। कार्ल लैंडसनर जो थे हमारे ब्लड ग्रुप का इन्होंने खोज किया था, इन्होंने ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप का खोज किया था, जबकि ए बी समूह का खोज बाद में हुआ था। रोनाल्ड रॉस जो थे इन्होंने मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसका उन्होंने खोज किया था। मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, अब्दुल कलाम, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कल्पना चावला करेक्ट आंसर है, जो पहली महिला भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। उसके अलावा राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जबकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी, कॉपर की कमी, जस्ता की कमी, लोहा की कमी। जस्ता की कमी ही करेक्ट आंसर है। जो खैरा रोग होता है इसमें धान की पत्तियों पे पीला पीला धीरे धीरे रंग लग जाता है और आगे चल के ये कत्था कलर का हो जाता है। पौधे का जड़ तना भी कत्था कलर का हो जाता है और पौधों का साइज बढ़ना रुक जाता है। ये मिट्टी में जस्ते की कमी सी होती है, इसमें पत्तियों का हल्के पीला रंग हो जाता है, आगे चल कर कत्थई रंग हो जाता है, पेड़ बौने हो जाते हैं। ये सब हमारे खैरा रोग का लक्षण है धान का। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? आरसीबी, डब्ल्यूसीबी, प्लेटलेट्स, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, प्लेटलेट्स। जो हमारा कॉमन शरीर है यानी हमारा जो नेचुरल बॉडी है, साधारण अवस्था में मानव बॉडी में 150,000 से लेके 150,000 से लेके हमारा करीब 450,000 तक सामान्य संख्या रहता है प्लेटलेट का पर माइक्रोलीटर। पर डेंगू हो जाने से ये संख्या 10,000 और 80,000 तक घट के प्रति लीटर चला जाता है, प्रति माइक्रोलीटर चला जाता है। किस अंग में इंजेक्शन देने पर हमें अनुभव नहीं होता है? आँख, नाक, गला, मस्तिष्क। तो ब्रेन करेक्ट आंसर है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टिपेज कहाँ पाया जाता है? नाक, उंगली, कमर, कान। कान करेक्ट आंसर है। अफीम पौधे के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है? बीज से, स्त्री केसर से, फूल से, पत्ती से। तो हमारा फूल करेक्ट आंसर होगा। अफीम फूलों से बनाया जाता है। पास्कल किसका मात्रक है? गुरुत्वाकर्षण बल का, दाब का, घूर्णन का, त्वरण का। तो दाब करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा प्रेशर होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, यानी न्यूटन। फोर्स का हो गया मात्रक न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ये भी बल है तो इसका मात्रक न्यूटन ही होगा। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अंतरिक्ष से गिरता हुआ उपग्रह क्यों जल उठता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी का चुंबकीय बल के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घर्षण बल के कारण। तो घर्षण बल करेक्ट आंसर होगा। जो भी हमारा पृथ्वी है, इसके चारों ओर जब इसके चारों ओर तक ही कुछ दूर तक एटमॉस्फेयर होता है और जो भी उपग्रह होता है बाहर चक्कर काटता है। जब भी यह इस कक्ष में प्रवेश करता है पृथ्वी के वायुमंडल में, ये पृथ्वी का वायुमंडल है, ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एयर मौजूद होता है, तो हवा के साथ इसका फ्रिक्शन होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है और यह फाइनली जल जाता है। कमानी तुला किस नियम पर काम करता है? न्यूटन का नियम, हुक नियम, आर्किमिडीज नियम, गैलीलियो का नियम। तो हुक्स नियम करेक्ट आंसर होगा। हुक का कहना था कि अगर किसी सपोज ये हमारा स्प्रिंग है, इसमें अगर दबाव आएगा यानी डिफॉर्मेशन आएगा, जब भी किसी पदार्थ में डिफॉर्मेशन आता है तो वो डिफॉर्मेशन डायरेक्ट ही उस पर लगने वाले बल का समानुपाती होता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन जो आता है, तो इसी से कमानी तुला काम करता है। अगर सपोज ये स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल हाइट है, अगर हम स्प्रिंग में कुछ वस्तु को झुला देते हैं तो उसमें जो भी हाइट हमारा बढ़ गया, ये एक्स हाइट, या फिर इसमें दबाव डाल के इसके हम इसमें दबाव डालते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर हम इसमें दबाव डाल के इसके साइज़ को हम घटा देते हैं, यहाँ कुछ रख के इस पर दबाव डाल के साइज़ को घटा देते हैं, तो इसका स्प्रिंग का फॉर्मूला आता है F=kx। ये हमारा जो F है ये इस वस्तु का वेट होगा, यानी mg और इक्वल टू kx हो जाएगा। तो mg/k = x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो भी वस्तु का वेट हुआ, इसमें कुछ दबाव डाला या फिर इसमें प्रेशर डाल के इसको जो साइज़ में विस्तार किया, उसको हम x से माप लेते हैं और इसी x को हम स्केल पे दिखा देते हैं। अगर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 1 kg, अगर इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया तो 2 kg, इसी x को माप के हम दिखाते हैं। तो कमानी तुला जो है हमारा, कमानी तुला हुक्स के नियम पे कार्य करता है। कीट पतंग को घर से दूर भगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरण, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रासोनिक किरण, रेडियो तरंग। तो अल्ट्रासोनिक ही करेक्ट आंसर होगा। जो भी कीट पतंग होते हैं, ये जो हमारा ध्वनि का सुनने का कैपेसिटी होता है, इससे ऊपर का ध्वनि सुन सकते हैं। तो जब भी 20 हर्ट्ज से ऊपर का ध्वनि हम उत्पन्न करते हैं तो ये कीट पतंग सुनते हैं, और ये ध्वनि चूँकि इनके लिए भी बहुत ऊपर का हाई लेवल का होता है, तो इनसे इनको भी इरिटेशन होता है और ये इससे भागते हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज जो हमारे सुनने का ऊपरी सीमा था, इससे ऊपर के ध्वनि को हम अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। पृथ्वी प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 11 मीटर, 16.5 मीटर, 21 मीटर और 32 मीटर। तो 16.5 करेक्ट है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 80 dB, 30 से 40, तो 30 से 40 dB करेक्ट होगा। जो 75 dB है, ये हमारे लिए हार्मफुल साउंड होता है। WHO के अनुसार 75 dB को हार्मफुल साउंड कहते हैं। 45 dB तक को WHO गुड साउंड कहता है, जबकि 85 dB से ऊपर का साउंड हमें बहरा बना सकता है। हम मैक्सिमम 130 dB तक साउंड सुन सकते हैं। WHO का जो प्रेजेंट हेड है, इनका नाम है टेड्रस अधानोन। निरपेक्ष तापमान, एब्सोल्यूट जीरो तापमान का मान कितना होता है? -110, -273 डिग्री केल्विन, 109 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन। तो 273 डिग्री केल्विन करेक्ट आंसर है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसे कोई थर्मामीटर माप सकता है। इससे नीचे के ताप को गैसीय थर्मामीटर नहीं माप सकता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर गैसों का एंट्रोपी जो होता है जीरो हो जाता है। ये भी पूछता है, यानी किसी भी पदार्थ का रेंडमनेस कहाँ जीरो होगा? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ही होगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर गैसियस थर्मामीटर भी काम करना बंद कर देती है। इस प्रकार के क्वेश्चन एब्सोल्यूट जीरो से पूछा जाता है। सभी चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण कब कम हो जाता है?
बहुत अधिक ठंड होने पर, बहुत अधिक गर्म करने पे, बहुत पुराना होने पर, अभी अभी बनने पर। तो बहुत अधिक गर्म करने पर करेक्ट आंसर है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दुगना हो जाएगा। जो हमारा प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला होता है R=ρL/a²। यानी जैसे ही लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो बी ही करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।